मरने के लिए छोड़ दूं? क्या मैं इनको गरीबी बेबसी में रहने के लिए छोड़ दूं? क्या इनकी आंखों के आंसू मुझे तकलीफ नहीं देते? क्या उनके ऊपर होने वाला जुर्म मुझे तकलीफ देता? क्या परसों जो लाश पड़ी, क्या उसने मेरे दिल में घाव नहीं किए? प्यारे भाइयों बहनों, जो इधर मेरी माएं बैठी, गर्मी आती है, गर्मी चली जाती है, बरसात आती है, बरसात चली जाती है, सर्दी आती है, सर्दी चली जाती है, लेकिन हमें अगर मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारे घर में रोटी भी नहीं है। यही सच है ना? या इसके अलावा भी कोई सच है? यही सच है ना? चंद्रशेखर जी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश भर में घूम घूम के ये महसूस करता हूं कि चाहे आप देश के किसी कोने में चले जाओ, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, सबकी हालत ऐसी है। चाहे आप इस चिड़ियापुर में रहते हो या कहीं और रहते हो, सब जगह यही हालात है। इन हालातों से निकलने के रास्ते भी हमें पता है। एक सवाल यह है कि अगर किसी को रास्ता ना पता हो, कोई खो जाए और रास्ता ना पता हो तो समझ आता है, लेकिन जिसको रास्ता पता है वो उस रास्ते पे ना चले और खोया रहे, इसमें किसकी गलती? किसकी गलती है? आपको ये पता है कि यहां से जाने के एक वो रास्ता है, ये रास्ता है, उसके बावजूद भी आप इसमें गोल गोल घूमते रहो और कहो हमें रास्ता नहीं पता लग रहा है, तो किसकी बेवकूफी मालूम है? हमारी है किसी और की? चलो, मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूं और जिन भाइयों ने प्रोग्राम को, अपनी बात को शुरू करने से पहले कहानी सुनाता हूं। एक बार हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब कहीं से गुजर रहे थे, उनके साथ 10-12 ऐसे अच्छे लोग भी थे जो यहाँ बैठे हुए। जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने एक गड्ढे से छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों की आवाज सुनी तो साहब उसकी तरफ बढ़ गए। जब बढ़े तो कुछ देखा तो एक कुत्ते के बच्चे को निकाल के पिल्ले को बाहर रख दिया और आगे चल दिए। लोगों ने जाके देखा कि साहब ने क्या किया, जाके देखा तो 3-4 बच्चे उसमें और थे। चले गए। जब साहब रात को ठहर गए तो सबने पूछा कि साहब एक सवाल था। उन्होंने कहा क्या? आज हमने देखा कि जब आप वहां से आ रहे थे तो अचानक से आप उधर दूसरी तरफ गए, गड्ढे में से कुत्ते के बच्चे को निकाला, बच्चे तो उसमें कहीं और थे, उनको क्यों नहीं निकाला? तो साहब ने कहा कि भाई वो कुत्ते का बच्चा उस जगह में खुश नहीं था, वो उसे घुटन मान रहा था, वो उसे गुलामी मान रहा था, वो गुलामी से निकलने का प्रयास कर रहा था। जब मैंने देखा तो मैंने उसको निकाल दिया। बाकी जो लोग हैं वो उसी में खुश थे, वो उसी को अपना जीवन समझ रहे थे। अगर उनमें से कोई निकलने का प्रयास करेगा तो कोई और काशीराम आके उनको निकाल देगा। अगर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती निकाल देगा तो वो फिर थोड़ी देर में घूम फिर के उसी गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि उनको उसी गड्ढे में आनंद आ रहा है। अगर आपको गरीबी, बेबसी, लाचारी में आनंद आ रहा है, भुखमरी में आनंद आ रहा है, अगर आपको इस जुल्म जाति की जिंदगी में आनंद आ रहा है तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। वरना आप निकलने के बारे में सोचो। मैं गारंटी दे कहता हूं, ये गुरु घर है और इधर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू खड़ी है। अगर 10 साल में आपको जो 75 साल में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं करके दिया, तब आप मुझसे जो सिखाता हूं मैं आपकी मानता हूं। 10 साल 11 साल में मैं लोकतंत्र की शक्ति को जानता हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और वोट की ताकत को जानता हूं कि वोट की। मैं आपको भी नहीं जानते, जो मेरे भाई बैठे छोटे, आप भी अभी मोटरसाइकिल पे घूम के खुश हो। किसने दिया मोटरसाइकिल पे घूमने का अधिकार? ये जो दिन के उजाले में निकलने का अधिकार किसने दिया? ये कपड़े पहनने का अधिकार किसने दिया? गुरु घर में जाने का अधिकार किसने दिया? क्या पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानियां दी, तब जाके आज हमारे बदन पे कपड़े आए। आज भी गैर बराबरी है, छुआछूत है। क्या आप वो नहीं देखते? मोबाइल फोन, मटकी छूने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे हत्या नहीं होती है देश में। आज भी बहन बेटे के साथ रेप अत्याचार होते नहीं होते? आपने हाथ में देखा नहीं देखा? या भूल गए? अभी 4 दिन पहले जो हुआ यहाँ रामपुर मिलक में, सोमेश को बाबा साहब का बोर्ड लगाने में गोली मारी गई। उसकी मां चिल्ला रही थी। उसकी मां को उम्मीद है कि चंद्रशेखर उनकी मदद करेगा। हापुड़ में बहनों को पीटा गया 3 दिन पहले। वो महिला वीडियो जारी करेगी, भैया को हमारे पास है। भैया अकेला, भैया कहां जाए, क्या करे अकेला भैया? अकेला चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है? मेरे शरीर के 1000 टुकड़े करके अगर उससे भी आपकी लड़ाई मजबूत होती तो कर लो, मैं आपको छूट देता हूं। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं?
लेकिन जब तक आप मेरे साथ खड़े होकर चंद्रयान बन के मेहनत नहीं करोगे तो इन बहन बेटियों को सुख सुविधा का जीवन कहां से मिलेगा? इनके साथ जो जुल्म हो रहा है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ, वो जुल्म कैसे बंद होगा? इस देश में कौन बैठे रहता कुर्सी पे? पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, साक्य को, कुशवाहा को, यादव को, जाट को, गुर्जर को, सैन को, विश्वकर्मा को, चमार को, वाल्मीकि को, पासी, धोबी, कोरी, खट्टी को कौन बैठने देता था कुर्सी पे? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का भला हो कि इन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें ये अधिकार दिए कि हम भी कुर्सी में बैठ चैन से पढ़ के सो जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी जिंदगी में खुशी है। एक बार अपनी माओ से जाके पूछो, घरों में बहनों से जाके पूछो, किस तरह उनके सपने कुचले जा रहे हैं। उनके मनों में भी इच्छा है, वो भी अच्छा भोजन खाना चाहती है। क्या पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था है आपके गाँव में? जाके रखो अपने घरों। अमीर का कुत्ता भी बिस्लरी का पानी पीता है, अमीर का कुत्ता भी वीआईपी गाड़ी में घूमता है। अमीर के कुत्ते के लिए भी मालिक जो है गर्मियों में एसी की व्यवस्था करता है और सर्दियों में हीटर की व्यवस्था। तुमसे कौन कुछ पूछता है? तुमसे तो कोई चुनाव के बाद तुम्हारी गली में पूछने भी नहीं आता कि तुम्हारे पेट में रोटी है या नहीं है, तुम्हारे घर पे छत है या नहीं है, तुम्हारे बच्चे को बीमार होने में इलाज के लिए पैसों की जरूरत है या नहीं है। क्या चोर मचाई हो रही है तेल में, क्या लूट मचाई हो रही है। सारी सरकार सिस्टम को बेच के उनको दे रहे हैं। पहले नौकरी के बदौलत गरीब का बच्चा कुर्सी बैठ जाता, आरक्षण की बदौलत। कहाँ आरक्षण, कहाँ नौकरी, कौन बैठ जाता है कुर्सी पे? कैसे बदले तुम्हारे घरों के हालात? कौन पूछेगा तुम्हें? अगर ये संविधान नहीं रहा तो पढ़ने का अधिकार भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, वोट का अधिकार भी जाएगा। और जिस दिन चला गया वोट का अधिकार, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई पैर रखने आ जाए तो मुझे बता देना आप लोग। अब तो वोट लेके कोई नहीं आता 5 साल, तो वो वोट भी रहेगी तो आएगा क्यों? मेरे भोले भाले लोगों, कब तक लुटते फिरते रहोगे? मैं जब लौटा ना, मैं आया गाँव में, मैं नहीं जानता उनका क्या नाम है। एक माँ मिली मुझे बाहर, एक माँ और एक बहन, और घास में क्योंकि बचपन से देखता है ना तो दांती लिए बैठी थी, तो रुक गया मैं उसको। उन्होंने नमस्ते की तो मैं रुक गया तो उनके पास गया। मेरी बात पर गौर करना, तुम्हें एहसास होगा, तुमने देखा वहीं मुझे खड़े। मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, तो कही भैया ठीक है। तो हमने कहा और बताओ? तो हमने कहा ये कहाँ जा रहे? न्यार काट रहे। तो हमने कहा जमीन है? बोली नहीं। तो काटेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे खेत पे काटेंगी, कहीं अगर एक पैर इधर रख दिया, उसको बुरा लग गया मालिक को, तो 4 गाली देगा नहीं देगा? बताओ, देगा नहीं देगा? बताओ। तो फिर मैंने पूछा कि पशु इसलिए पालती हो ना कि दूध बेच के अपने बच्चों को कुछ पैसा अर्जित कर सको, इसलिए थोड़ी पालती हो कि दूध पी के अपने आप को तंदुरुस्त कर लो। तो सच ये है, पशु इसलिए पालती है कि घर का खर्चा चल जाए। 40 रुपए लेता है दूध वाला भाई जो है, दूध 40 रुपए में लेके जाता है, यहाँ से आगे जाके बेचता है। फिर मैंने पूछा कि बताओ सब ठीक है? तो उसने मुझसे जो कहा, अब वो मेरे दर्द को जोड़ देता है यार सुल्तान, वो मेरे दर्द को जोड़ देता है। उसने मुझसे कहा कि भैया मेरा बेटा जो है ना वो रहा नहीं दुनिया में, वो मेट्रो में दब के मर गया था। उसके ऊपर 8 लाख से ज्यादा रुपए लगे, मेरे ऊपर कर्ज है, मैं भट्टे पे जा जाके अपना कर्ज उतार दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या वो माँ इस देश में कर्ज उतारने के लिए या भट्टे में काम करने के लिए पैदा हुई? क्या उसके कोई उसको सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके कोई सपने नहीं है? आप महसूस करके बताओ। मैंने उसको कहा कि आप चिंता मत करो, देखो आयुष्मान कार्ड है, लेकिन आयुष्मान कार्ड, मैंने पूछा कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं था? बोले हाँ भैया, मगर उन्होंने मना कर दिया। गरीबों को जानकारी सुनवाई कौन करे? उनकी बात कौन उठाए? किसको जो समय किसी गरीब के आंसू पोछे? ये तो जिम्मेदारी हमने ली है। हमने लिए भीम आर्मी के लोगों ने, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, कि अगर किसी की मदद कर सके, किसी के आंसू पोछ सके, तो हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने कुछ काम कर लिया, तो इसलिए हम तो रोज ये काम करते हैं। मेरा तो जीवन है। मैंने जब उसको सुना तो मैंने उनसे कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझे अपने कागज देना, मैं अधिकारियों से लड़के कोशिश करूंगा कि आपके पैसे माफ कराओ। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों, जो नौजवान यहाँ बैठे, क्या जवाब दूं माँ को? क्या जवाब दूं? आप बताओ। और ये एक समस्या सिर्फ उसके घर की थोड़ा ही है, ये आपके सबके घर की समस्या है। बेटी की शादी करनी होगी तो आप ये देखोगे कौन रिश्तेदार पैसे देगा, कौन सी जमीन गिरवी रखनी है या किससे उधार लेना है। बताओ सच है या नहीं? अगर बेटे को पढ़ाना होगा या कोई बीमार हो जाएगा तो आप इलाज के लिए उधार कर्जा लेकर जमीन गिरवी रख के, उसने भी 1 बीघे जमीन बेच रखी है अपनी, तो बताओ पैसा जुटाते नहीं जुटाते? तो इस देश में आजादी के बाद क्या मिला आपको? जमीन मिली, रोजगार मिला, नौकरी मिली, घर कारोबार मिले। अगर मिलते तो आज भी आपके घरों में पलस्तर क्यों नहीं है? आप बताओ मुझे। आजादी के बाद क्या मिला? गालियां, अपमान, जुल्म, जाति, और फिर भी खाल खींच के सरकार। आज देखो महंगाई, 350 रुपए का सिलेंडर, 1150 रुपए का, 120 रुपए का आने वाला बिल, 600 रुपए का बिजली का, 20 रुपए की दवाई 100 रुपए की, 50 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए का।
क्या करोगे? पहले आप मेहनत मजदूरी कर लेते थे घर चलाने के लिए, अब कहाँ मेहनत मजदूरी? अब तो मशीन खड़ी है। मैं सुबह आ रहा था वो कांटे पे, पहले 10 आदमी लगते थे मजदूरी के सर पे, उसको रख के और उसको भरते थे गाड़ी को। एक मशीन लगा रखी, किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप भर देती सारा। वो पहले गन्ना लगा रखे ना, पहले गेहूं काटने के लिए 10 आदमी लगते थे, पूरा परिवार मिलके 4-5 दिन में गेहूं काट के खेत को और एक साल का राशन इकट्ठा कर लेता था। अब क्या है, एक दिन में मशीन काट के चली जाती। कहाँ मजदूरी बताओ? पहले सड़क बनाने मजदूरी लगती थी, आज कहाँ लगती है? बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एक दिन में 1 किलोमीटर सड़क बनाती। कौन क्या करोगे इस देश में? रास्ता बताता हूं तुम्हें क्या है रास्ता। इस देश में एक ही रास्ता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके आपको वोट का अधिकार दिलाया था, और उन्होंने कहा कि जो कुर्सी पे बैठने का, जिसको सदियों अधिकार नहीं मिला, उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार ये वोट देगी। लेकिन हमारे लोग अपने वोट की अहमियत नहीं समझते, और जो भी आ जाता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी झंडे के नाम पे वोट देते हैं, और फिर 5 साल इंतजार करते हैं कि ये आदमी उनकी लड़ाई लड़ेगा। जिस आदमी को, जिसने गरीबी नहीं देखी, जिसने लाचारी नहीं देखी, जिसने जुल्म नहीं देखा, जिसने अन्याय था, उसको क्या फर्क पड़ता है गरीबों से कि गरीबी की जनता में कुछ होना हो? तो मैं तो आता रहता हूँ पूरे देश, यहाँ नहीं आता गाँव में, लेकिन देश भर में जाता हूँ। हर आदमी के खिलाफ होने वाले जुल्म जाति में लड़ता हूँ, जेलें काटता हूँ। 16 महीने जेल काटी मैंने, और एक दिन नहीं मैंने कहा कि मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि वो लड़ाई मैंने खुद लड़ी। जब मेरे लोगों पर जुल्म होगा मैं चुप क्यों रहूंगा? मुझे अपने लोगों की फिक्र है, अगर उनके साथ अन्याय होगा मैं चुप क्यों रहूंगा? तो मैंने लड़ाई लड़ी। मैं दिल्ली में जब गुरुघर टूट गया, ऐसा गुरुघर, तो मैंने लड़ाई लड़ी। 96 लोग, हम लोग 66 दिन तक जेल रहे। जब एनआरसी का मामला आया और कोई बोलने को राजी नहीं था, हर आदमी मुंह पे ताल लगा के बैठ गया, तो 29 दिन जेल में रहा। मैंने लाठियां खाई, मेरे नखून खींच ले गए। जो जुल्म वो कर सकते थे मेरे ऊपर किया, मैं नहीं रुका। फिर मौलाना साद का मामला है, तबलीगी जमात का मामला है, निजामुद्दीन मरकज का मामला है, अकेला चंद्रशेखर आजाद लड़ा। यहाँ मौलाना करीम सूदी को जेल भेज दिया, अकेले चंद्रशेखर आजाद ने उनके लिए आंदोलन किया पूरे देश भर में। फिर या अखलाक को मार दिया, इसमें क्या नाम, इसको अल्ताफ को कासगंज में, उसकी माँ उसके पिता रोते रहे 2 दिन, कोई मदद कर दे। कोई नेता नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद ने जाकर उनका मुकदमा दर्ज करा। जिसपे भी गरीब पे जुल्म हुआ, उसकी आवाज बनने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। जब भी किसी को सताया गया, किसी को नुकसान पहुंचा गया, उसकी आवाज बनने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। वही चंद्रशेखर आजाद आज आपके बीच मैदान में है, ये कहने के लिए कि इस देश में अब शायद कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये संविधान चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। ये कुर्सी पे बैठने का अधिकार भी चला जाएगा। और कल ही एक भाजपा के नेता ने बयान दिया, आपने अगर पढ़ा हो, उसने कहा कि हमें 400+ सीटें दे दो, हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाए भाजपा रस के लोग तो बहुत अच्छा है, वरना ढूंढने पड़ेंगे भाजपा के लोग कहां चले गए। इस बात को भी याद रखना, बहुत हल्के कमजोर नहीं है, मेरी बात को बहुत शुक्र याद रखना। हम इस संविधान की वजह से, बस इस संविधान की वजह से, बस समझ रहे हो, क्योंकि ये संविधान सिर्फ संविधान नहीं, ये संविधान दस्तूर है जिंदगी कैसे जी जाती है। यही संविधान है जो लोगों को रहने, खाने पीने, इबादत करने, पूजा करने, मंदिर जाने, रोजगार करने का अधिकार, पढ़ने पढ़ाने का देता है। यही संविधान है बस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं नौजवान भाइयों, आप मुझे जवाब दो, जो ये हमारी नौजवान पीढ़ी बैठी है, इसको भी कहो, कल जब ये संविधान चला जाए कैसे दिखाओगे आंख? बाबा साहब ने तो कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, जब तक मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत सुना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। क्या तैयारी करें संविधान को बचाने की? क्या तैयारी है आपकी बताओ? जान लुटाने से संविधान बच रहा है? जब भाजपा पे पुलिस होगी, आर्मी होगी, तमाम चीजें होगी, कैसे करोगे मुकाबला? जब तक भाजपा सत्ता में बैठे कैसे करोगे मुकाबला? जब तक आप उनको सत्ता कुर्सी से खींच के जमीन पे नहीं पटकोगे कैसे करोगे मुकाबला? आप मेरी बात को बताओ। जहां नेता सीबीआई, इनकम टैक्स से डर से कोक हो जाते, कितने नेता जो भाजपा ज्वाइन कर ले, जिनको वोट दे के आपने ताकत दी थी, वो कितने नेता भाजपा में चले? कैसे करोगे मुकाबला अगर आप पे मजबूत ताकत नहीं होगी? मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिनके पास दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। आप मैं अपनी माओ बहनों को कहना चाहता हूँ, देखो 500 रुपए पेंशन मिलती है, वृद्धा विकलांग पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा पेंशन है 500 रुपए, और 500 रुपए में पानी की बोतल नहीं आती पीने के लिए 1 महीने की, जो सच है साफ पानी की। ठीक है, नेताओं को 50-50 हजार रुपए पेंशन, अधिकारियों को 50-50 हजार रुपए पेंशन, और गरीबों को 500-500 रुपए पेंशन। ये गैर बराबरी है,
ये इसलिए की गई है कि आपके हाथ ऐसे फैले रहे। जब आपके हाथ ऐसे फैले रहेंगे तभी उनको सुख मिलता है, तभी उनको खुशी होती है कि जो सदियों तक जिनको बाबा साहब ने कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया, बाबा साहब के जाने के 75 साल बाद भी आज तक हमने उनको अच्छी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं होने दी। आप तो अपने गुरुओं को भी नहीं जानते। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वयन, और छोटे बड़े सब संबंध से रविदास रहे प्रसन्न। रविदास तो प्रसन्न तब रहेंगे जब ऐसा राज आ जाएगा। वो राज कौन लाएगा? ऐसा राज जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटे का अपमान ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, बहुत गरीब ना हो। ये कैसे होगा संभव? इस देश में बाबा साहब ने संभव करने के लिए वोट का अधिकार दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि आपको पता ही नहीं वोट क्या होती है। अरे चलो भाई ये तो डाले, मैं क्यों जाऊंगी भाई, ये तो भाई तो डाल यार, छुट्टियां तो घूम लो। आप तो ये सोचते हो वोट ऐसी। जब तक आप वोट को हथियार है, ये हथियार है वोट हमारे पास, इसके अलावा कोई हथियार नहीं। और इसी से मुकाबला कर सकते हैं उनकी लाठी डंडे गोली और जुल्म का। और यही अगर देखो जिनका राज होगा उनके बच्चे नौकरी करेंगे, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनके साथ जुल्म नहीं होगा, वही तरक्की करेंगे। उन्हीं के लिए इंडस्ट्रियल एरिया लग के रोजगार बनेगा, उन्हीं के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, उनके लिए अच्छे स्कूल बनेंगे, उसके लिए अच्छे कॉलेज बनेंगे। और जिनका राज होगा उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी, मिलती है स्कॉलरशिप। अभी पुलिस की भर्ती भरा था फॉर्म किसी ने तुम में से? किसने भरा? क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। किसने करा? फिर 400 रुपए आपकी जेब से निकाले और मौज काट रहे वो लोग 200 करोड़ रुपए लेकर 48 लाख बच्चों से। आपको क्या मिला? ये सरकार लुटेरी सरकार है, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। इनसे हम वोट की ताकत से बचते और कोई रास्ता नहीं है। और जब आप अपनी वोट को किसी ऐसे अरे गहरे को दे दोगे फिर इससे बदलाव नहीं होगा, ठीक है? जब आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से किसी को सौंपोगे तब बदलाव होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस बार मेरी मदद करोगे? जैसे वो पूछ रहे थे, धर्मेंद्र ने बात कही तो उन्होंने जवाब दे दिया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? जल्दी बताओ, और हाल चाल बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाला आ गया, शराब लेके आ गया, कपड़े कुपड़े उनकी बातों में आ जाओगे? वो 5 दिन चलेगी। 4 साल 11 महीने 25 दिन चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा आपके लिए सीना तान के। और याद रखना, मैंने कहा अगर वास्तविकता में बदलना चाहते हो जिंदगी तो फिर एक दिन में नहीं बदलेगी, फिर मुझे मेरी मेहनत करने तो 10 साल फिर बताऊंगा आपको कैसे बदलती है जिंदगी। 10 साल से एक दिन फालतू नहीं लूंगा, एक दिन फालतू भी। कितने साल? संविधान विरोधियों के भी जवाड़े तोड़ देंगे और आप लोगों की गरीबी बेबसी लाचारी को भी उभर देंगे। और जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जुल्म हो रहा है, चाहे मुसलमानों के साथ हो, सिखों के साथ हो, बौद्धिस्टों के साथ हो, ईसाइयों के साथ हो, क्रिश्चियन के साथ हो, सबके जो अन्याय हो रहा है उसको भी रोकने का काम करेंगे। सुख सुविधा सम्मान का जीवन देंगे। मैं आपको भी कह रहा हूँ, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? पक्का? बताओ फिर हमारा निशान क्या है, बताओ। मैं तो आप एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने मुझे अब से पहले सुना है कभी? सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? वकील साहब, अब से पहले मुझे देखा आपने? हाँ यही बात, तभी नहीं इसलिए कह रहे हो। लोग सुख सुविधा रोजगार के लिए राजनीति करते हैं, पैसों के लिए। मैं इन सबको लात मार के यहाँ खड़ा हूँ। सुख सुविधा की राजनीति करने वाले बहुत सारे हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने 16 महीने जेल इसलिए निकाली कि मैं आपसे आगे अच्छी अच्छी बातें करूँ। आप तो आज मेरे सामने बैठे हो, इनसे पूछो जो मेरे साथ काम करते हैं। ये भाई ये बैठे प्रधान जी, क्यों भाई उस दिन जान दांव पे लगी थी ईमानदार से बता। सब कुछ होते, नहीं डरता चंद्रशेखर आजाद। और आप नहीं जानते चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद का खून का एक कतरा कतरा भी आपके काम आएगा, मेरी बात को याद रखना। आपने नेता देखे नहीं, आपने भी देखे नहीं, आपने वही देखे जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं कड़वा जरूर हूँ, मैं इनको भी डांट रहा हूँ, कड़वा जरूर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? क्या मैंने मरने के लिए छोड़ दूं? क्या मैं इनको गरीबी बेबसी में रहने के लिए छोड़ दूं? क्या इनकी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ नहीं देते? क्या उनके ऊपर होने वाला जुल्म मुझे तकलीफ देता? क्या परसों जो लाश पड़ी, क्या उसने मेरे दिल में घाव नहीं किए? क्या जो जुल्म हो रहा है मुझे तकलीफ दे नहीं रहा है? आप नहीं समझ सकते, मैं समझता हूं। अपने जख्मों का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं जख्म दिखाने से उनको हवा लग जाती है और गहरे हो जाते हैं। मेरे जख्मों को मेरे पास रहने दो, आप मेरी मदद कराना, फिर आपको पता लगेगा चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है। और याद रखना एक बात, और याद रखना मेरी बात को,
अकेला चंद्रशेखर आजाद 100 एमपीओ पे भारी पड़ेगा, इस बात को भी याद रखना, क्योंकि ना सीबीआई डरा सकती, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, और ना नौकरी करता, ना कोई कारोबार, ना कोई उद्योग। 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, हर कोई इस बात को जानता। लब इन केतली उठा देना। चुनाव चिन्ह क्या है हमारा, बताओ। हाँ, अब इधर गौर से देखो जरा, ये क्या लिखा है बताओ। हाँ देखो, जिनकी अभी लड़ाई मेरी अकेले की तो नहीं है, हम सबकी लड़ाई है ना, है या नहीं है? तो अकेला मैं तो कोई उद्योग नहीं करता। अच्छा, जिनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, आप कह रहे थे ना, जो बातें कह रहे हो, जिनके खिलाफ लड़ रहा हूँ वो क्यों मुझे मदद करेंगे? वो तो और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। ना ये मीडिया मुझे मदद करेगा, ना सरकार, ना कुछ और ना मैं उनकी मदद चाहता। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, चाहे आप अपनी मेहनत कमाई का 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इस केतली में मदद जरूर, ढक्कन खोल दे इसका, इसमें मदद जरूर करें, क्योंकि जिनसे मुकाबला बहुत पैसे वाले लोग, बहुत साधन संसाधन के पास है। जो पैसे के आधार पर राजनीति करेगा, कम पैसा खर्च करके पैसा कमाएगा, वो आपका भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस केतली में मदद करें, जिससे कि मैं उनसे लड़ाई लड़ सकूं। और जो बीड़ी पी रहे हैं, इनसे मैं कहूंगा बंद कर दो। दूसरे वालों को तकलीफ हो रही, बेचारे वो हिम्मत नहीं कह पा रहे कहने की, लेकिन सच ये है कि उनको तकलीफ हो रही, तकलीफ महसूस कर रहे। हमें दूसरे भाइयों के बारे में सोचना पड़ेगा जो हमारे साथ बैठे हैं। लो भाई, ये 500 का नोट आगे देखो भाई, वकील इंदन भाई की तरफ से। ये सुनो, ये कर्ज है मेरे ऊपर, ये कर्ज उतार कर दिखाऊंगा मैं आपको। मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ, मेरे नाम के साथ आजाद है, मैंने गुलामी कभी सही नहीं। मौत कल की आती आज आ जाए, लेकिन रहूंगा ऐसा जैसा हूँ। और फिर एक याद रखना, अगर मैं इनके 10 साल में गरीबी नहीं काट पाया तो मेरे होने पे भी मुझे दुख होगा। आपको पता है मेरी माँ क्या करती है? इधर इधर आपसे पूछ रहा हूँ, पता है आपको मेरी माँ क्या करती है? अब तो वो बेचारी घर में रहती है, लेकिन मैं जब छोटा था मुझे पता है। फोन पे नहीं यार, फोन पे नहीं, फोन पे भी लेके आएंगे अभी तो चुनाव में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पिताजी थे प्राइमरी स्कूल में मास्टर। गौर करो भाई, इधर गौर करो, मेरे पिताजी थे प्राइमरी स्कूल में मास्टर, और मेरी माँ जो है ना अपने खेत में काम करती थी। मैं जब स्कूल